हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बिज़नेस क्या होता है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, अकाउंटिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच के डिफरेंस क्या होता है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने कई डेफिनेशन भी देखी थी जो कि अकाउंटिंग में आगे चलकर यूज़ होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और समरी वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी एकदम से वो चीज़ रिवाइज़ करने में। तो जब भी आप अगले लेक्चर के लिए आए, मेक श्योर कि आप एक बार वो समरी वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि आपका पिछला साथ साथ रिकैपिचुलेट होते रहना चाहिए ताकि आप पिछला भूल ना जाओ। अगला तो याद करोगे, अभी के लिए ये चीज़ ग्रास्प हो जाएगी, पर हमें उसको रिटेन भी करना है। तो आप पिछला वाला एक बार समरी वीडियो ज़रूर देखेंगे स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर। बारी की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टेक अ मिनट एंड डू डीप ब्रीदिंग, और वीडियो को तब तक पॉज कर दो, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करो ताकि बिल्कुल आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए और हम बिल्कुल ढंग से पढ़ सके, एक एक चीज़ आप ग्रास्प कर सको। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अकाउंटेंसी की जो बेसिक लैंग्वेज है वो हम सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स में असल में लैंग्वेज यूज़ क्या होती है। वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजी सब कुछ डिफरेंट है बिल्कुल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी के अराउंड पूरी अकाउंटेंसी, टू बी वेरी प्रिसाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, सारे ही लेक्चर ध्यान से सुनना है, बट आज का लेक्चर आपका जो मेन फाउंडेशन स्टोन है वो आज सेट होने वाला है। तो आज के लेक्चर में सारी टर्म्स बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब लोग और नोट डाउन नहीं करेंगे। लास्ट में सब कुछ नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगी आपको, तब आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और आप नोट डाउन करेंगे। तो आई होप ईच ऑफ यू फील्स द जॉय ऑफ लर्निंग। और अब हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द एंटायर subject of accounting revolves around 5 things। 5 चीज़ें हैं जिनके आसपास ये सब्जेक्ट घूमने वाला है। वो 5 चीज़ें कौन सी है? पहला, एसेट्स। दूसरा, लायबिलिटीज। तीसरा, इनकम्स। चौथा, एक्सपेंसेस। और लास्ट जो है वो है कैपिटल, जिसका मतलब हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड और इन्फ्यूज्ड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो ये 5 चीज़ें हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, जो पूरी अकाउंटिंग को चलाती हैं। ठीक है, अब ये 5 तो चीज़ें हो गई। अब इन 5 चीज़ों की कोई भी 2 एस्पेक्ट रह सकती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। वो 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं? These 5 things can have either of the following 2 aspects, traits। वो 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। इन 5 चीज़ों का मतलब तो हम इसी क्लास में सीख लेंगे और पूरा इन डेप्थ इनका मतलब हम सीखेंगे, पर ये जो 2 चीज़ें हैं इसको मैं पोस्टपोन कर रही हूँ। इसको मैं सिखाऊंगी आपको जर्नल की क्लास में, जहाँ से हम असली न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जर्नल वो बुक ऑफ अकाउंट जहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलती हैं, मतलब कि एज एंड व्हेन दे अकर, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? उस बुक को हम जर्नल बोल देते हैं। तो जब हम ये जर्नल का चैप्टर करेंगे तभी आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब अच्छे से समझ में आएगा और तभी मैं समझाने लायक भी बनूंगी। पहले ये सब समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब हम जर्नल में करेंगे। तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम फर्स्ट डेफिनेशन जो है, फर्स्ट चीज़ जो थी हमारी एसेट्स, उसका मतलब हम समझना शुरू करेंगे। तो एसेट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं
उसके बाद एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि असल में उसका मतलब क्या है। तो एसेट्स क्या होते हैं? एनी रिसोर्स ब्रैकेट में आइदर tangible or intangible which is owned and or controlled by business through which future economic benefits are expected to be received। बहुत भारी भारी वर्ड्स इसमें यूज़ कर दिए गए, तो ये बिल्कुल वो वाली डेफिनेशन है जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन बताई है एसेट्स की, असल में एसेट्स क्या होते हैं। अब मैं एक एक करके इसका मतलब बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ लिखा है एनी रिसोर्स आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। कोई भी रिसोर्स चाहे वो टैंजिबल हो, टैंजिबल का मतलब हमने देखा था जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, और इनटैंजिबल का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आगे चल के दूंगी। तो चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो, जो कि या तो हमारा बिजनेस ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है या दोनों भी कर रहा है। ओन का मतलब असल में जो पोजेशन है वो हमारे पास है, और कंट्रोल का मतलब पोजेशन तो हमारे पास नहीं है, हमने किसी और को दिया हुआ है, पर हमारा कंट्रोल अभी है उस चीज़ पर। तो बिजनेस ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है या दोनों भी कर रहा है, थ्रू विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कोई भी बेनिफिट चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, आगे चल के कोई चीज़ हमें कुछ बेनिफिट देने वाली है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एसेट बोल देते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, एक्सपेक्टेड। हमने इस एक्सपेक्टेशन से वो रिसोर्स लिया है कि आगे चल के वो हमें बेनिफिट्स देगा, चाहे वो दे चाहे वो ना दे, इररेलेवेंट है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमें देगा, कि आगे चल के वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देगा। तो एसेट्स की डेफिनेशन होती है एनी रिसोर्स आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस थ्रू विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टूवर्ड्स द एंटिटी। सीधे सीधे शब्दों में बोलेंगे इसको तो, और something which is of value to the organization मतलब business। तो एनीथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, हमें वो चीज़ चाहिए है, वो हमें आगे चल के कुछ बेनिफिट देगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में ये है समथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम एसेट बोलते हैं। अब मैं एसेट के आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एसेट असल में होते क्या हैं। कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसके पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे वो गारमेंट बनाता है।
अब ये वर्ड यूज़ कर ही लिया तो बता देती हूँ, प्लांट और मशीनरी में डिफरेंस क्या होता है। मशीनरी जो होते हैं वो सिंगल एक मशीन को हम मशीनरी बोलते हैं, वेयर एज अ ग्रुप ऑफ मशीनरीज इज कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी है एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास। अब ये मशीनरी उस गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए एसेट है। क्यों एसेट है? सबसे पहली चीज़ टैंजिबल, ये प्लांट एंड मशीनरी देखी जा सकती है, तो टैंजिबल ऑब्जेक्ट इज अ रिसोर्स, तो ये एसेट है। सारे भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तभी हम उसको एसेट बोलेंगे। तो अगला विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड, तो ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर इस प्लांट एंड मशीनरी को ओन करता है, तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया। उसके बाद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड या एक्सपेक्टेड टू फ्लो टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अब ये प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करके वो अपनी सारे गारमेंट्स बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इसी मशीन में होगी, तभी जाके उसके सारे गारमेंट्स जो हैं रेडी होंगे। इस मशीनरी के बिना वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसका गारमेंट का बिजनेस चल ही नहीं सकता, वो मैन्युफैक्चरर है। ये मशीन क्या करेगी, धागे को कन्वर्ट करेगी, किसमें, क्लॉथ में कन्वर्ट करेगी, और फिर जाके उसका गारमेंट रेडी होगा और उसको वो बेचेगा और आगे चल के उसको पैसे आएंगे। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए क्या ये प्लांट एंड मशीनरी उसका क्या हो गई, उसका एसेट हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब उसने ख़रीदी थी क्या उसको एक्सपेक्टेशन थी कि ये आगे चल के मुझे बेनिफिट देगी। अब क्या हो सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे वो मशीनरी ख़राब हो गई और उतना अच्छे से काम नहीं करी, तो क्या वो उसके लिए एसेट नहीं है? वो उसके लिए एसेट है। हमने देखना है स्टार्टिंग में कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उससे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे चल के हमें बेनिफिट देगा, आगे चल के असल में वो हमें बेनिफिट दे ना दे, इट इज़ नॉट रेलिवेंट, उस टाइम पर वो हमारा एसेट होगा। अब एसेट्स के हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। अभी के लिए ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो सबसे पहले लिखे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, वो एसेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, all these things are of value to the organization. Patents, अभी मतलब भी बताऊंगी इसका। गुडविल, इसका भी मतलब बताऊंगी। डेटर्स, जिससे अभी हमें पैसा लेना है, वो भी हमारे क्या है, एसेट है। आगे चल के हमें उनसे पैसा आएगा, दे आर ऑफ वैल्यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो डेटर्स भी क्या है, हमारा एसेट है। ऐसे ही स्टॉक, स्टॉक को बेच कर आगे चल के हमें पैसे आने हैं, वो हमारा क्या होगा, एसेट होगा। ऐसे ही कैश इन हैंड एंड एट बैंक, तो जो कैश इन हैंड है और एट बैंक है वो तो हमारा एसेट है ही है, इट इज़ ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एसेट्स में अभी हमें और डिटेल में घुसना है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एसेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो एसेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एसेट्स आर ऑफ two types. First, non-current assets, और दूसरा current assets। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो दोनों हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाले हैं, ये करंट, ये नॉन करंट। अब करंट से आपको क्या याद आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट जो होता है वो बहुत जल्दी से लगता है, तो ये जो एसेट्स हैं बहुत जल्दी हम रियलाइज़ कर सकते हैं इनके जो बेनिफिट्स हैं। जल्दी का मतलब विद इन 1 ईयर अगर हम बेनिफिट्स रियलाइज़
कर पा रहे हैं तो वो एसेट क्या है, वो करंट एसेट्स है। फिर से बोलूँगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट बहुत जल्दी से लगता है, तो जल्दी से जो एसेट्स रियलाइज हो जाते हैं, जिनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जल्दी से हम रियलाइज़ कर लेते हैं विद इन 1 ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। और उसका ऑपोजिट रहेगा नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स को हम मोर देन 1 ईयर, जिनके बेनिफिट्स हम रियलाइज़ करते हैं, धीरे धीरे उनके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, दे आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। अभी और अच्छे से और डिटेल में समझेंगे इसको, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉन करंट एसेट्स और यहाँ पे मैंने लिखा करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, benefits realized over a number of years, number of years मतलब more than 1 ईयर, इसके हम बेनिफिट्स रियलाइज करते हैं। बल्कि करंट एसेट्स में क्या रहेगा, benefits realized within 1 ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में फर्स्ट डिफरेंस रहेगा, इसके जो बेनिफिट रियलाइज होने हैं वो ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स होने हैं, 1 साल से ज़्यादा लगेगा इसके बेनिफिट्स फुली रियलाइज करने के लिए। करंट एसेट में क्या होगा, बेनिफिट्स रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं इसका। अब क्योंकि बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसको हमने क्यों ख़रीदा है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ख़रीदा है, इसे हमें बेचना नहीं है। दीज आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, ये भी है लिख देती हूँ, नॉन करंट एसेट्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, बल्कि जो करंट एसेट्स हैं, दीज आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसे हमने रखा ही क्यों है, दीज आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और these are in the form of cash, or these can be converted into cash these can be easily converted into cash, converted into कैश। करंट एसेट्स या तो हमने सेल करने के लिए रखे हुए हैं, या वो इन द फॉर्म ऑफ कैश है, या उनको जो है हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनके एग्जांपल्स भी लिखेंगे जिससे बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो एग्जांपल्स नॉन करंट एसेट के क्या हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा एग्जाम्पल फर्नीचर एंड फिक्चर्स। चौथा एग्जाम्पल इक्विपमेंट्स। पांचवा एग्जाम्पल पेटेंट्स, और छठा एग्जाम्पल अभी के लिए इतने बहुत है हमारे लिए, गुडविल। एक एक करके समझेंगे इन सबको। लैंड एंड बिल्डिंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है बिकॉज इट इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके जो बेनिफिट्स है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स हम रियलाइज़ करते हैं, हम कितनी देर लैंड और बिल्डिंग को रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है, और हमें उसको सेल करना हमारा पर्पस नहीं है, उसमें घर बनाना या उसको एज एन इन्वेस्टमेंट रखना ये हमारा पर्पस है। इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है,
नॉन करंट एसेट। अब आप जब भी बोलोगे तो आप अकेला एसेट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नॉन करंट एसेट या करंट एसेट, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। तो जैसे मैंने बताया मशीनरी जो होती है वो एक मशीन होती है, वेराज अ ग्रुप ऑफ मशीनरीज इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड अ प्लांट। तो प्लांट एंड मशीनरी, फिर से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम रियलाइज़ करते हैं ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में कि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है उसकी जो प्लांट एंड मशीन वो उसको इतनी देर तक यूज़ करता है अपने गारमेंट्स बनाने के लिए, तो बेनिफिट्स स्प्रेड हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए उसने उसको लिया है एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, उसको प्रोडक्शन में उसको यूज़ करना है, इसलिए वो उसका क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर में जैसे आ गया टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये सब आ गया। तो फर्नीचर और फिक्सचर, फिक्सचर मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दीवार पे कहीं पे फिक्स्ड होते हैं या किसी भी जगह फिक्स्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल कैमरास, लाइट्स, ये सब हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्सचर बोलते हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हम क्यों खरीदते हैं, आगे यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। इट इज़ ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव नॉट परचेज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, हमें उसको रखना है इसलिए हमने उसको लिया, तो वो क्या है, नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट्स, इस वजह से बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं जो इसको हमें बार बार यूज़ करना होता है, इन इक्विपमेंट्स को, उसे भी हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। अब ये दोनों वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे, पेटेंट्स और गुडविल। सबसे पहले हम समझेंगे पेटेंट क्या होता है। अब याद करो एसेट की डेफिनेशन में मैंने बोला था वो जो रिसोर्स है वो टैंजिबल भी होता है। तो टैंजिबल में तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट सब कुछ आ गया। ये सब क्या था, टैंजिबल में। यहाँ पे लिख भी दूँ इसको कि ये जो है वो क्या है, दीज आर टैंजिबल। पर ये जो पेटेंट्स एंड गुडविल है ये क्या है, ये इनटैंजिबल है। अब सबसे पहले हम पेटेंट का मतलब समझते हैं। किसी पर्सन ने कोई इनोवेशन करी, कोई भी न्यू चीज़ बनाई, न्यू टेक्निक बनाई या न्यू प्रोडक्ट बनाया, तो अब वो क्या चाहेगा, उसकी जैसी जो सेम चीज़ है कोई और ना बनाए, तो वो क्या करवाता है, वो पेटेंट करवा लेता है उस टेक्निक का या उस प्रोडक्ट का। उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। तो अब अगर किसी बंदे को वो सेम चीज़ करनी है तो उसको उससे वो पेटेंट जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो आगे चल के वो पर्सन जिसने पेटेंट करा रखा है वो इस पेटेंट को बेचता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे, तो आगे चल के उसको बेनिफिट आने वाला है, काफ़ी देर बाद आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। अब गुडविल का मतलब समझ लेते हैं। गुडविल होती है, आप सीधे सीधे शब्दों में समझो तो रेपुटेशन ऑफ अ बिज़नेस। वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है पर उसमें अभी हम नहीं घुस सकते, तो आप मान के चलो जो रेपुटेशन ऑफ अ बिज़नेस होता है उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे रीबॉक हो गया, नाइकी हो गया, जिसकी चीज़ें सब लोग ख़रीदना चाहते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड ब्रांड्स बोलते हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू होती है, तो वो कंपनीज़ क्या इंजॉय करती हैं, वो रेपुटेशन या वो गुडविल इंजॉय करती हैं, जिस कारण से हम इंक्रीज्ड प्राइस भी सिमिलर गुड्स के लिए पे कर देते हैं। सिर्फ उस ब्रांड वैल्यू के कारण हम एक्स्ट्रा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो अब कोई कंपनी अगर उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है या उस कंपनी को जो है उसको ख़रीद ले, तो उसको वो क्या बोलते हैं कि उसने साथ में गुडविल भी उसकी परचेज़ कर ली। अब ये एक एसेट क्यों है, ये एसेट इसलिए है, इट इज़ ऑफ वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको ख़रीद लिया। क्यों है, आगे चल के जब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता, स्क्रैच से स्टार्ट करता, उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती, तब जाके उसका प्रोडक्ट पता नहीं बिकता कि नहीं बिकता, और शायद बिक जाता। लेकिन क्योंकि अब उसके पास वो गुडविल है, वो नाम है दूसरी कंपनी का, तो क्या है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी बिकेंगे विदाउट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। उसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने लग जाएंगे। तो गुडविल से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं हमें। क्यों, हमारी सेल इंक्रीज़ हो रही है, हमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, इसके कारण ही हमारा सब कुछ ज़्यादा अच्छे से होने वाला है, बिज़नेस ऑपरेशंस जो हैं। तो गुडविल भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और नॉन करंट इसलिए होता है क्योंकि हम उसे ज़्यादा देर के लिए लेते हैं। तो ये जो हैं वो एग्जांपल्स रहे नॉन करंट एसेट के। अब करंट एसेट्स के जो एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं वो ये हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल,
कैश इन हैंड एंड एट बैंक। दूसरा एग्जाम्पल स्टॉक। तीसरा एग्जाम्पल डेटर्स। चौथा एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म एडवांसेस। अब ये करंट एसेट्स क्यों हैं ये हम समझेंगे। कैश चाहे इन हैंड हो, मतलब हमारे पास पड़ा हुआ अभी, चाहे हमने बैंक में रखा हुआ, कैश हमेशा 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 करंट एसेट ही होता है, बिकॉज ये इन द फॉर्म ऑफ कैश है। करंट एसेट की डेफिनेशन में ये होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश अगर कोई चीज़ हो तो वो क्या होती है, वो करंट एसेट होती है। इस कैश से हम जब चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं। तो ये जो कैश होता है, कैश हमेशा हमेशा क्या होता है, करंट एसेट होता है। ऐसे ही स्टॉक। अब फिर से आप देखोगे कोई चीज़ विच इज़ हेल्ड फॉर सेल तो वो क्या होती है, करंट एसेट होती है। अब यहाँ पर स्टॉक जो है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा दूँ। स्टॉक विल ऑलवेज बी अ करंट एसेट, बी अ करंट एसेट। क्यों स्टॉक हमेशा करंट एसेट होने वाला है, बिकॉज इट इज़ हेल्ड फॉर सेल। चाहे वो ज़्यादा देर बिके भी ना तो भी स्टॉक को हम हमेशा क्या बोलेंगे, हमेशा उसको करंट एसेट ही बोलेंगे। ये आपको आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपने ये बात याद रख ली कि स्टॉक हमेशा 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 करंट एसेट होता है। कैश तो चलो हमेशा करंट एसेट होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, पर ये याद रखना कि स्टॉक हमेशा करंट एसेट होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में आता है डेटर्स। डेटर्स का हमें मतलब ऑलरेडी पता है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट एक्सटेंड किया होता है, मतलब कि वो हमें कुछ अमाउंट ओ कर रहे हैं, आगे चल के हमें उनसे कुछ पैसे आने हैं। तो अब ये जो पैसे हमारे पास आने हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि डेटर्स को हमने क्या दिया था, अपने गुड्स दिए थे हमने, और कुछ नहीं दिया था। तो हमने गुड्स दिए थे, अपने गुड्स बेचे थे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि विद इन 1 ईयर वो पैसा हमें आएगा। उससे शॉर्टर ड्यूरेशन में ही आता है, बट विद इन 1 ईयर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो डेटर्स भी क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं हमारा। और लास्ट जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है वो है शॉर्ट टर्म एडवांसेस। शॉर्ट टर्म एडवांसेस मतलब कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विच इज़ लेस दैन 1 ईयर हमने किसी को लोन दे दिया, कुछ पैसे उधार पर दे दिए, वो शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी क्या हैं, वो करंट एसेट्स हैं। और ऐसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म एडवांसेस लिखा तो यहाँ लिख देती हूँ लॉन्ग टर्म एडवांसेस, वो नॉन करंट एसेट्स हैं। अगर हमें जो पेमेंट है वो 1 साल के बाद में मिलनी है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। अगर विद इन 1 ईयर हमें मिल जाने हैं पैसे वापस तो वो क्या है, वो करंट एसेट्स हैं। अब हमें पता चल गया क्या कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। जो भी हमने बहुत सालों के लिए यूज़ करना है, जिसका इंटेंशन हमारा सेल करना नहीं है, यूज़ करना हमारा इंटेंशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, पेटेंट, गुडविल और लॉन्ग टर्म एडवांसेस। और करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनका जो बेनिफिट है वो हम 1 साल में ही रियलाइज़ कर लेते हैं। और इनकी जो डेफिनेशन रहती है करंट एसेट की वो ये होती है कि दे आर आइदर हेल्ड फॉर सेल, मतलब कि स्टॉक, they are in the form of cash जैसे कैश इन हैंड एंड एट बैंक, और दिस कैन बी रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश जैसे कि डेटर्स और शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो ये डिफरेंसेस जो थे वो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, while deciding category of a particular asset, the nature of business is to be seen. ये पूरा याद रखना कि जब भी आपको डिसाइड करना है कि कोई चीज़ नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस
क्या है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लो, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होते हैं जो इसी चीज़ में डील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या होगा, स्टॉक होगा, गुड्स होंगे, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा, करंट एसेट होगा। लेकिन बाकियों के लिए क्या होगा, ये अदर्स के लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा। ऐसे ही अब मोटर व्हीकल्स हैं, तो मोटर व्हीकल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होंगे, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए तो ये मोटर व्हीकल्स क्या होने वाला है, ये करंट एसेट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए स्टॉक है, ये गुड्स है। लेकिन बाकियों के लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट। बाकियों ने तो मोटर व्हीकल इसलिए ख़रीदा है कि वो उसको रखेंगे देर के लिए और उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए सम्स करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप नेचर ऑफ बिज़नेस ध्यान में रखो। ये मैं फिर से आपको याद करवाऊंगी जब हम सम कर रहे होंगे, पर आप अभी से ध्यान में रखो कि जब भी कुछ भी करोगे नेचर ऑफ बिज़नेस ज़रूर देखना, क्योंकि जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए स्टॉक है, वो हमारे लिए गुड्स है, और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट हो जाता है, वो हमारा स्टॉक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो जिस चीज़ में डील कर रहा है, जो जिसके लिए स्टॉक है, उसके लिए तो ये क्या होने वाला है, करंट एसेट होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक है तो वो करंट एसेट ही रहेगा हमेशा, बिकॉज इट इज़ हेल्ड फॉर सेल। बाकियों के लिए ये क्या रहेगा, नॉन करंट एसेट रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं कि नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इसलिए क्योंकि वो बहुत देर तक हमारे पास रहने वाले हैं, वो फिक्स्ड है हमारे लिए, वो हम जल्दी से उसको कोई बेचने नहीं वाले, हमें रखना है उन एसेट्स को। और ऐसे ही करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोल देते हैं। ये एसेट ज़्यादा देर के लिए हमारे पास नहीं रहने वाले, विद इन 1 ईयर हम रियलाइज़ करने वाले हैं, तो इनको फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोल देते हैं। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स को हम क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं। अब ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब एक और चीज़ बता दूँ सिर्फ आपके याद रखने के लिए कि एसेट्स को हम क्या बोलेंगे नहीं, मतलब किस चीज़ से हम कंपेयर कर सकते हैं, बच्चों से, चिल्ड्रन। सिर्फ याद रखने के लिए है ये कि बच्चे जो होते हैं वो एसेट होते हैं। पेरेंट्स को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि आगे चलकर मेरा बच्चा मेरा बहुत ध्यान रखेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है, और ये करना भी चाहिए हर बच्चे को। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट होते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ कि एसेट्स मतलब बच्चे। तो ये भी आप याद रखना कि जिससे हमें आगे चल के बेनिफिट होना है वो क्या है, वो एसेट है।